कीजिए किसी जंगल में भयानक आग लग गई है। क्या आप उस आग को घी डालकर शांत कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आग और भड़केगी। वैसे ही शहर शहर गांव गांव बढ़ रही गर्मी को कूलर, एसी, कंक्रीट की दीवारों से कम नहीं किया जा सकता। उसके लिए ग्रीन जोन, ब्लू जोन बढ़ाना होगा, यानी कि पेड़ पौधे लगाने होंगे और तालाब पोखर बनाने होंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब देश के ज्यादातर हिस्से भट्टी जैसे हो जाएंगे, क्योंकि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टडी के मुताबिक 2014 से 2023 के बीच देश के 9 बड़े शहरों का 80% हिस्सा हीट सेंटर में तब्दील हो गया है। देश में ग्रे जोन यानी कि बंजर जमीन और कंस्ट्रक्टेड एरिया बढ़ने से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट तेजी से बढ़ रहा है। वैसे गौर करने वाली बात यह भी है कि WHO के मुताबिक लोगों की बेहतर सेहत के लिए शहरों में हर शख्स के हिसाब से 50 स्क्वायर मीटर हरियाली होनी चाहिए, यानी ग्रीन जोन होना चाहिए। जबकि देश के किसी भी बड़े शहर की अगर बात कर ली जाए तो इतना बड़ा ग्रीन कवर नहीं है। और यही वजह है कि गर्मी में बीमारियां तेजी से बढ़ती हैं, खासकर पेट से जुड़ी दिक्कतें तो हर घर की कहानी बन जाती है ना, घर घर की कहानी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डिहाइड्रेशन आंतों में सूजन, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, अल्सर ट्रिगर तो करते ही हैं। इनडाइजेशन से बॉडी में प्रोटीन, न्यूट्रिशन और फैट की डिफिशियंसीज भी हो जाती है, जिसे लंबे वक्त तक अगर इग्नोर किया जाए तो फिर वो कोलन कैंसर का भी खतरा पैदा कर देती है। वैसे पेट से जुड़ी एक और बीमारी है, फिर से महामारी की शक्ल लेने की जो कोशिश कर रही है, और वो है कोलेरा। वैसे हाल ये है कि WHO को चेतावनी जारी करनी पड़ी है, क्योंकि पूरी दुनिया में हैजा घातक होता जा रहा है। हर साल मामले दोगुने होते जा रहे हैं और रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब ये है कि बढ़ती हुई गर्मी आपकी सेहत के लिए परेशानी का सबब ना बन जाए। इसके लिए जरूरी है कि आप योग और प्राणायाम से अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। साथ में और क्या करना है ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई, और देखो आज हम यहाँ प्रकृति के बीच में, हमने इसका नाम ही रखा है निसर्ग कुटीर। जो प्रकृति के बीच में रहेंगे वो फिर इन तमाम तरह की विकृतियों में नहीं फंसेंगे। एक तरफ हम, अब तो लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है, राजनीतिक जागरूकता, पॉलिटिकल अवेयरनेस, वहीं हेल्थ अवेयरनेस, और लीवर, किडनी, पेट से लेके पाचन तंत्र से लेकर के पूरे शरीर को कैसे अच्छा बनाना, इसके लिए रोज ये वृक्षासन, ये गरुड़ासन, शंख प्रक्षालन के 5 आसन भी बताएंगे। सुबह उठ करके पानी पी लो, और पानी पी करके ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और शंखासन, बहुत दिन हो गए 5 अभ्यासों से शुरुआत कर रहे हैं। पाचन एकदम परफेक्ट रहेगा। बाकी तो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम आदि पी लेते हैं। जो सुबह उठ करके भोर में जिनको बहुत ज़्यादा पेट गड़बड़ रहता है, कोलाइटिस रहता है, बेल का शरबत पी लें। जिनका डाइजेशन ज़्यादा ही गड़बड़ रहता है वे आम का पन्ना, भूख बहुत अच्छी लगती है उससे और गर्मी भी नहीं लगेगी। हैजा, दस्त और को बहुत तरह की दिक्कतें जिसके संदर्भ में आप पूरा विस्तार से प्रारंभ में कह चुके हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन ये करना। कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। कॉन्स्टिपेशन है तो ये 5 आसन सब उठ करके करना। रात को त्रिफला चूर्ण या शुद्धि चूर्ण या खाने के बाद अभयारिष्ट का सेवन कर लेना। और खाने में जो उसका सीक्वेंस है, क्रम है, पहले अनार, थोड़ा पपीता, सेब आदि ले लें और बाद में पका हुआ खाना खाएं तो कब्ज नहीं होता। और कब्ज से भी ज़्यादा खतरनाक कोलाइटिस होता है। 5-5, 10-10 बार, और गर्मी में तो ये मात्रा ज़्यादा ही बढ़ जाती है। 5-5, 10-10 बार, 20-20 बार, कुछ को तो आधा घंटे में, 10-10 मिनट में टॉयलेट जाना पड़ता है। बहुत बुरी हालत हो जाती है कोलाइटिस। उसके लिए कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, कोलोग्रीट और ये सब भी उपाय बताते हैं। आज मेरे साथ बहुत से प्यारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर आनंद से योग करने के लिए पहुँच गए हैं। चारों तरफ पेड़ पौधे बड़े मुस्कुरा रहे हैं।
फूल हजारों प्रकार के खिल रहे हैं, गुलाब से लेकर के और अलग अलग प्रकार के बोर आ रहे हैं, आम से लेकर के आंवले से लेकर के। हमारे यहाँ तो 12 माह से आंवला है, 12 महीने आंवला रहता है। खैर, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, ऐसे ही अभ्यास करवाते, ऐसे ऐसे। और फिर एक अभ्यास है उल्टा लेट करके, फिर एक बैठ करके। जो सुबह उठ करके अभ्यास कर लेंगे उनको फिर कॉन्स्टिपेशन रहेगा ही नहीं। कब्ज 100 बीमारियों की जड़ है। कब्ज के लिए अतिबला का भी हमने प्रयोग बताया। फिर कोलाइटिस के लिए संजीवनी घास, दूधी घास, ये हमने आज यहीं पर रखी हुई है। और किसी किसी का एनएच बाहर आ जाता है, किसी का यूट्रस बाहर आ जाता है, उसके लिए एक ये चांगेरी घास, बड़ी जबरदस्त चीज है ये। एक एक करके हम आज सारी बीमारियों को लेंगे। और फिर पायल्स, फिशर, फिस्टुला तो बहुत ही खतरनाक, उसके लिए अर्शोग्रिट, जात्यादि तेल और एलोवेरा जेल ये मिला करके लगा देते हैं कंधे के ऊपर से पीछे अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखना, ऐसे श्वास भर के ऊपर और श्वास छोड़ के नीचे। कितनी इजीली ये हो जाता है। तो ये 4 और फिर ये 5वां आसन ये है, ऐसे गांव की भाषा में बोलते हैं ना, उकड़ू बैठ जाओ। हाँ, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े मत बैठना, लुढ़क जाओगे। ऐसे दोनों पैर, हाँ, नहीं तो आज कैसे बैठे पता लगा अरे बोले बाबा जी टांग ऊपर हो गई। स्वामी जी, ये सबसे मुझे लगता है कि आसान हुआ करता था, बैठना सबसे कठिन हो गया आज के वक्त में। दिखना आसान है, बैठना मुश्किल है। और अगर थोड़े लंबे वक्त तक बैठो तो बहुत ज्यादा परेशानी घुटनों की होती है, जिनके घुटने कमजोर हैं। एक आसन और बताऊंगा अभी, ये है उद्राकर्षासन। इससे तो पेट एकदम बढ़िया साफ हो जाता है। देखो पेट में कैसे खिंचा हुआ है, ऐसे देखिए। ऊपर वाले पैर को नीचे दबाते, नीचे वाले को नीचे दबाया, ये नीचे वाला पैर पंजे के पास, ऊपर वाला पैर ऐसे झुक करके घुटने के ऊपर आ गया। इतना ज़्यादा दबाते हैं ऐसे, ये ऐसे यूँ पूरा पीछे देखते, कितना अच्छा है। अच्छा आप देखो, लोगों का ऐसे तो पूरा शरीर ही ढीला हो रखा है, लेकिन आज तुम्हारे कुल्ले ढीले हो रखे हैं। क्या हो रखे? कुल्ले ढीले हो रखे हैं। उसके लिए क्या करना, देखो ऐसे ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, ऐसे और ऐसे 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 कर तो रहे हैं। इसका मतलब अभी पूरा चेची सिला नहीं है। ये स्वामी ये जी, जो है लोगों के आप योगाभ्यास ढांचा के हिल साथ रखा साथ लोगों के फिटनेस का टेस्ट भी ले लेते हैं कि किसके घुटने कितने काम कर रहे हैं, किसकी कमर कितनी लचीली है। स्वामी जी, इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने वाली है, लेकिन चिंता की बात है वो ये कि धीरे धीरे बड़े शहर हीट आइलैंड में तब्दील होते जा रहे हैं। जाहिर बात है कि ग्रीन जोन कम हो रहे हैं, ब्लू जोन तो लगभग खत्म ही हो रहे हैं, ग्रे जोन बढ़ रहे हैं। ना पानी ना हरियाली, फिर कंक्रीट की दीवार को भट्टी नहीं बनते हम देखेंगे तो फिर क्या होगा, और इसका असर सेहत पर भी पड़ता है। तो योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी आज पेड़ पौधे और पानी कंजर्वेशन के लिए क्या क्या करने की जरूरत है ये भी आप समझाएं, अपील जरूर करें। देखो, एक तो अब पहले तो 5 आसन बताए थे, फिर एक पहली बार हमने कुल्लों को मजबूत करने के लिए, हिप्स को मजबूत करने के लिए एक अभ्यास बता दिया हमने, और हेल्थ टेस्ट भी हो गया था। अब मंडूक आसन से लेकर के 10 आसन बताएंगे आज पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए। AQI, कल एक बहुत बड़े IAS ऑफिसर मेरे पास बैठे हुए थे, विनय पांडे, मेरे से कहने लगे स्वामी जी एक ज़रा देखो सही क्या हो गया हमारे हिंदुस्तान को। मैंने कहा क्या? उसने AQI दिखाया अलग अलग देशों का, लंदन का 3, इतनी गाड़ियाँ हैं वहाँ पर, सब कुछ है, इतनी भीड़ है, छोटा सा देश है, लाखों गाड़ियाँ हैं, तब भी AQI कितना? 3। और हमारा दिल्ली का अभी भी, अभी अपने नेट पर जाके चेक कर लो, दिल्ली वालों, नोएडा वालों,
200-300 मिलेगा। अब बताओ, ये हालात है। क्यों पेड़ पौधे नहीं? तो चारों तरफ पोल्यूशन पोल्यूशन, फिर इसी का असर पड़ता है फिर पूरे पर्यावरण पर, पूरी प्रकृति पर और हमारे ऊपर। मंडू का आसन तो ऐसे कर लेना, मुट्ठी बांध के और मुट्ठी खोल के, ऐसे और ऐसे। तो अपने घरों में पेड़ पौधे लगाएं, अपने घरों में बेल लगाएं, अपने घरों में नीम लगाएं, अपने घरों में एलोवेरा लगाएं, अपने घरों में तुलसी लगाएं, गमलों में कम से कम 10-20 प्रकार के फूल रखें। इसको बोलते हैं आजकल जो है अरोमा थेरापी, इसको बोलते हैं नेचर से हीलिंग के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। अपने घरों के अंदर कम से कम 10-20 प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियां गमलों में लगा लें, इतनी तो बालकोनी में जगह मिल ही जाती है। और फिर जो है जो बालकोनी होती है ना, उसी के ऊपर ये लताएं चढ़ जाएंगी। यदि आप लौकी, तोरी, परवल, टिंडा लगाएंगे ना, तो ये अपने आप ही बेल उस पर चढ़ जाएगी, उससे बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक वाटर कंजर्वेशन की बात रही, जो लोग कॉलोनी काटते हैं वो धरती माता के बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं। प्रकृति को काट करके, पेड़ पौधों को काट करके कंक्रीट के जंगल खड़े कर देते हैं। कितना बड़ा पाप लगता है। एक तो धरती माता की उर्वरकता उन्होंने हमेशा के लिए ख़त्म कर दी, और फिर पेड़ पौधों का तो ध्यान ही नहीं। थोड़े बहुत स्टैंडर्ड्स अभी बने हुए हैं और बुरी हालत है। तो जो भी कॉलोनी काटते हैं उन सबको कम से कम 100-200, छोटी सी जगह में भी 100-200 से लेकर के 1000, 2000, 5-10,000 पेड़ लगाने चाहिए चारों तरफ। इस तरह की एक व्यवस्था बनानी चाहिए। कुछ जगह तो रूल्स बने हुए, कुछ जगह नहीं बने हुए। तो फिर पानी की, जैसे हमने पूरा पानी, वर्षात का पूरा पानी हम ज़मीन में उतार देते हैं। इस तरह का हमने जो है वाटर कंजर्वेशन के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमने एक पूरा व्यवस्था बना रखी है कि पानी, यहाँ पानी पहले 400-500 फीट पर था, जबकि इतने पानी पड़ता है यहाँ, क्योंकि ज़मीन में पानी नहीं उतरता था। अब हमारे यहाँ पानी जो है पूरा जो है 25-50 फीट पर ही आ गया, और पतंजलि में तो 10 फीट पर ही पानी आ गया। ऐसा हमने, तो ये जो है वर्षा का जल हो, ऐसे पूरे राजस्थान में तो ये तौर तरीके अपनाए जाते थे। तो ये फिर पानी की कम से कम खपत हो। स्वामी हमें जी, इस आपने तरह के तौर राजस्थान तरीके की बात की अपनाने चाहिए कि तो जो है आपह देवता, जल को देवता का मारे। हाँ, आज से 30-35 साल स्वामी जी पहले तो पूरा वर्षा जल रख लेते, उसी को पानी की इतनी कमी थी राजस्थान में कि जैसे कई बड़े शहरों में हर दिन वाटर सप्लाई होती है, ऐसा तो उन शहरों में होता भी नहीं था। और कई लिहाज से बहुत अच्छा था, लोगों ने पानी की बचत करना सीखी थी। अपने घरों के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाकर रखते थे, जिससे कि मित व्यय बने, जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें। एक तरीके से जो हर नल खोलते ही पानी आने लगा है ना, लोगों ने इसलिए पानी की बर्बादी भी करनी बहुत शुरू कर दी है। स्वामी जी, मीनाक्षी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ताकि हम ग्राउंड लेवल वाटर का लेवल बढ़ा सकें, वाटर टेबल को रिचार्ज कर सकें, और साथ ही अपनी सेहत पर भी फोकस कर सकें और अपने पर्यावरण का भी ख्याल रख सकें। चूँकि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और इस बार की थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक स्वामी जी 1000 लोगों पर अस्पतालों में 5 बेड होने चाहिए, लेकिन दिल्ली में केवल आधे हैं। अब ऐसे में तो बेहतर यही है कि इम्यूनिटी को ही मजबूत किया जाए, शरीर का मौसम पर किसी तरह का कोई असर ना पड़े, उस पर काम किया जाए, वायरल, बैक्टीरियल, फंगस इन्फेक्शन से बचा जाए और इस तरह की बीमारियां ना हो, उसके उपाय अपनाया जाए। लेकिन स्वामी जी, ये सब होगा कैसे? क्या क्या करने की ज़रूरत है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, मौलिक अधिकारों की, राजनीतिक अधिकारों की, आर्थिक अधिकारों की, धार्मिक अधिकारों की, बहुत तरह की बात होती है, लेकिन जीवन जीने का, स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार, ये है सबसे बड़ा हमारा जीवन का तत्व। तो इसके लिए ये जो हॉस्पिटलों पर डिपेंडेंसी है, इससे कभी भी कोई पूरी दुनिया स्वस्थ, सुखी, संपन्न, खुशहाल नहीं हो सकती। इसलिए जो बीमार हैं उनको कभी हॉस्पिटल में जाना पड़े तो वहाँ पर भी सुविधाएं मिल जाए, अच्छी बात है। उसके स्टैंडर्ड्स को देखो, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ना, इतने लोगों पर इतने डॉक्टर, इतने नर्सेज, इतने हॉस्पिटल, मैं और इससे थोड़ा कम सहमत हूँ।
मैं मानता हूं कि हॉस्पिटल में 90 से 99% लोगों को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं इसको यूं कहता हूं, स्वास्थ्य का स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, आरोग्य की आज़ादी, और वो ऐसी कि आपकी निर्भरता सिंथेटिक दवाओं पर, डॉक्टर्स पर, हॉस्पिटल्स पर, बाहर के तामझाम पर नहीं होनी चाहिए। आप स्वयं में स्वावलंबी बनो। क्या बोलो? स्वयं में स्वावलंबी, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता। तो इसके लिए रोज हमारे साथ 1 घंटा योगाभ्यास करो, अपने खान पान पर ध्यान दो, जीभ के चटोरे मत बनो, जीभ के चटोरे मत बनो, कामचोरे मत बनो, हंडोरे मत बनो, फालतू में हांडते रहते हैं इधर उधर, चटोरपना करते रहते हैं। यूँ कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है और एक एक आदमी 2-2 किलो राशन ठोक रहा है। एक मोदी वाली थैली और एक योगी वाली थैली खुद ही ठोक गया। तो स्वामी जी जीभ के कंजूस बन जाते हैं बेस्ट। तो देखो भाई, ये जो ये खाने पीने में, आहार में, विचार में, वाणी व्यवहार स्वभाव में संयम, और पानी में भी देखो, पानी जो है ना, अभी इमरजेंसी डिक्लेयर कर रखी है। अरे अभी मैं गया कर्नाटक, बेंगलोर, वहाँ थाली में खाना नहीं खा रहे लोग। बोले वो प्लेट में खाना खाओ और उसको फिर वो डस्टबिन में डालो, फिर और कचरा इकट्ठा करेंगे रोज के, सुबह दोपहर शाम। बोले धोने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, थाली धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, क्या क्या, कपड़े धोने में भी अब जो है हमारी तरह से नंगे रहो। नहीं तो अब एक एक दिन में लोग 3-3 बार कपड़े बदलते हैं। हाँ, सुबह का अलग, दोपहर का अलग, रात का सोने का अलग, नाइट ड्रेस। हम 50 साल के हो गए तब सुना ये नाइटी है। मैंने कहा नाइटी का मतलब? बोले रात को पहला जाता है। हम तो रात को नंगे ही सोते हैं। तो ये जो सुबह से शाम तक अलग ही तरह की दुनिया हमने बना ली है, नकली दुनिया। इसलिए वापस अपनी मूल प्रकृति वैसे स्वामी जी आपने इतना इम्पोर्टेंट एक मसला उठाया है। क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? यह अपरिग्रह का बहुत बड़ा सिद्धांत है जो स्वामी जी आपकी बात मुझे लगता है कि भारत के हर एक शहरी को सुननी चाहिए, क्योंकि जो आपने जिक्र किया कर्नाटक का, वो खबर जब आई थी वाकई में हैरानी की बात थी कि सोचिए कि इतना बड़ा शहर पूरी दुनिया में जाना जाता है, वहाँ पानी के लिए लोग परेशान है, पानी नहीं मिल पाता है। वैसे स्वामी जब गर्मी तो लगातार बढ़ती रहेगी और जो परेशानी है दिल्ली से लेकर मुंबई से लेकर हर एक शहर में दिक्कत होने जा रही है। पहले ही हमको वाटर कंजर्वेशन यानी कि पानी को कैसे बचाएं इसके लिए सोचना चाहिए। वैसे जैसे जैसे स्वामी जी गर्मी बढ़ेगी इसका असर डाइजेशन पर पड़ेगा, यानी कि हाजमे पर। जल्दी ही कब्ज, गैस, एसिडिटी की परेशानी ट्रिगर होने वाली है। तो योगाभ्यास के साथ साथ कंट्रोल कैसे रखना है इसका भी तरीका आप बता दीजिए। तो देखो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, एक एक आसन को 1-1, 2-2 मिनट करना। लोग 10-20 सेकंड करते थे, मैंने 10-20 मिनट करना सिखाया है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, थोड़ा सा हिम्मत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी जान भी लगानी पड़ेगी। थोड़ी देर में टांग तुम्हारी ऐसे फट जाती है, थोड़ा हिम्मत करके करो। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ऐसे थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। थक जाओ तो थोड़ा ऐसे कर लेना, और दिन में थोड़ा संतुलन है और संतुलन बनाओ। तो 2-2 मिनट पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, नाभि धरण दिख जाती है। ये एक तो नाभि और एक कोड़ी, ये दोनों दिख जाती है तो पूरा शरीर में ही घोटाला हो जाता है, अंदर से पूरी उथल पुथल मच जाती है। इसलिए ये करें पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, इससे नाभि, कोड़ी, आंतें, लीवर, पूरा डाइजेशन परफेक्ट रहेगा। ऐसे ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, दोनों पैरों को टखने के पास से पकड़ लिया, बीच से उठा दिया, सेतु बंधासन, सर्वांगासन और हलासन से तो पूरे शरीर को पोषण मिलता है, और हलासन से ऐसी जुताई हो जाती है जैसे हल से खरपतवार और पूरे आड़ कबाड़ को खेत से बाहर निकालते हैं, तो हलासन। और ये सर्वांगासन, ये बहुत ही ज़बरदस्त है पाचन के लिए। ऐसे थोड़ा लंबा करें, और फिर पाचन के लिए क्या करें? पाचन के लिए बिल्कुल 2-3 मूलभूत सिद्धांत है। एक तो जिनको देखो, बैठ जाओ,
बैठ करके मंडूक आसन जो मैंने बताया था ना उसको दोबारा करो। ऐसे 2-3 राउंड करने चाहिए आसन के, एक बार में ना हो पाएगा। रोज 25-50 ग्राम अनार के दाने, बेल, अनार, बेल, सेव, पपीता, अमरूद, गाजर, चुकंदर, मूली, ये थोड़े थोड़े मिला करके सुबह सुबह यही खा लो नाश्ते में। ये दवाई नहीं है, नाश्ता है। कुछ लोग तो सोचते बाबा जी ने बताया था अनार, गाजर, चुकंदर, मूली ये सुबह सुबह खा लो, और बोले बाबा जी तो दवाई भी, ऊपर से राशन में क्या पेलना है। मैंने कहा राशन मत पेलो, आसन पेलो। तो मंडूक आसन थोड़ा लंबा करो, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी, और जो है जिनको पेट भर के खाने की आदत है वाटरमेलन खा लेना। क्या खा लेना? वाटरमेलन। उससे पेट भी भर जाएगा और वजन नहीं बढ़ेगा, शरीर में कष्ट नहीं होगा। हाँ, बहुत मीठे वाले आ रहे हैं। और फिर थोड़ा खीरा, ककड़ी खा लेना। ये सब सर्दी में, गर्मी में भगवान ने दिए, प्रकृति ने, खीरा, ककड़ी, वाटरमेलन। अब तो सर्दियों के अंदर भी दक्षिण से आ जाता है, साउथ से। बाकी उत्तर भारत में तो अभी पैदा होगा खीरा, काकड़ी और जो है फूट, कचरी, ये सब आजकल ही पैदा होती हैं। फिर ये देखो आंवला की कैंडी, बेल की कैंडी, ये बढ़िया बढ़िया चीज़ें पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है। जिनको कब्ज रहता है दूध में ये लिया करो, दूध में 1 चम्मच गुलकंद, और जिनको गर्म दूध के साथ ये सब गोले लोगे पेट साफ हो जाएगा। जी स्वामी जी, एक और और छाछ बहुत में ले लोगे गंभीर तो विषय जिनको है। दस्त लगता है वो भी बन जाएगा। जब आप खाने की बात करते हैं, हमारी थाली में किस तरीके का आहार होना चाहिए इसकी बात करते हैं, तब एक रिपोर्ट का जिक्र जरूर करना चाहिए। स्वामी जी, यूनाइटेड नेशन की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 मैं देख रही थी, और इसके मुताबिक 2022 में 105 करोड़ टन खाना बर्बाद हुआ है। 105 करोड़ टन, मतलब ये कैलकुलेट करने में ही इतनी हैरानी हो रही थी। ऐसे वक्त में जब कई लोगों तक थाली में ढंग का खाना नहीं पहुंचता, इतना खाना बर्बाद हुआ। इतना खाना जितना कि दुनिया एक दिन में फेंक देती है, उससे रोजाना 100 करोड़ लोगों का पेट भर सकता है। स्वामी जी, ये बर्बादी क्यों हो रही है? और इस बर्बादी को लेकर भी लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि आप बातें लाख कर लें, लेकिन ये जब तक आप खाने की बर्बादी करना छोड़ेंगे नहीं, तब तक आशीर्वाद मिलेगा कैसे? कि 100 आपकी बात करोड़ लोगों के लोगों दिलों का तक पहुंचती पेट है। भर स्वामी सकता है, उतना खाना तो बर्बाद हो जाता है। जी। ये आंकड़ा आपने जो बताया मीनाक्षी जी, पहले तो आपका शुक्रिया, इंडिया टीवी का शुक्रिया। दूसरी बात, हमने बचपन से अपने माता पिता से सुना अन्न भगवान का रूप है, वो तो अनपढ़ थे। फिर हमने शास्त्र में पढ़ा अन्नम ब्रह्मेति वेजानात। क्या बोला? अन्नम ब्रह्मेति वेजानात, अन्न भगवान है। और माँ अन्नपूर्णा का हमारे यहाँ तो मंदिर भी है। और जो है हम अन्न को जब वेस्ट करते हैं, हमारे यहाँ तो खाना खा के हमें सिखाया गया गुरुकुल में। और इसमें देखो एक बात मैं कहूँगा, अपने सनातन धर्म में जो जैन परंपरा है ना, और जो हमारी सिख परंपरा है, उस पर तो अभी भी बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देते हैं। एक ग्रास भी, वहाँ रोटी बोलो, चावल बोलो, हलवा बोलो, प्रसाद का एक कण भी कोई ऐसे बिखेर नहीं सकता, नहीं तो वही डंडा पड़ेगा। खैर सिखों में तो डंडा ही पड़ता है पूरा, यदि कोई करे तो। और जैन परंपरा में कहते हैं तुमने पाप किया है। तो हम क्या करते थे, गुरुकुल में पढ़े हुए, हम हिमालय गए तो वहाँ हमारे, अब देखो हमारी सनातन परंपरा के साधु खाना खाने के बाद थाली में 2 घूंट पानी डाल के पूरा धो के उसको पी जाते थे। और वह हमने तो बचपन से ही एक रोटी का टुकड़ा तो बहुत दूर की बात है, अन्न का एक दाना भी खराब नहीं किया। बचपन में बच्चे थे, कभी थोड़ा सा अल्हड़पने में गिलास छूट गया हाथ से, वो धुल गया, नीचे पड़ गया, तो यूं पड़ के उसको पी जाया कर, बोले पी इसको। माने एक अन्न का दाना, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है इस प्रकृति के प्रति, इस सृष्टि के प्रति हमारा, कि हम जो है किसी भी चीज का दुरुपयोग ना करें। इस सृष्टि में केवल अकेला मैं नहीं हूँ, जैसे मैं जी रहा हूँ ऐसे लाखों करोड़ों मनुष्य और मनुष्यतर, चींटी से लेकर के हाथी तक कितने जीव हैं। मैं कुछ भी अपरिग्रह का जो मैं सिद्धांत बता रहा था, जिसको भगवान महावीर ने, महर्षि पतंजलि ने बहुत ज़्यादा महिमा मंडित किया। और एक शब्द बोल रहा हूँ,
क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? क्या मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ? तो अभी भी हम एक दाना भी बर्बाद नहीं करते ये अभी तक। नहीं तो ज़्यादातर लोग तो क्या करते हैं, 2-4 दाने खाए छोड़ देते। और कई बार तो पति का छोड़ा हुआ तो चलो पत्नी खा लेती है, वो पत्नी का छोड़ा हुआ कौन खाए? बहुत बुरी हालत है। और जो पार्टियां होती है, जो है शादी ब्याह होता है, वहाँ तो थोक में बर्बादी होती है। रेस्टोरेंट्स में बहुत बर्बादी होती है, घरों में तो फिर भी थोड़ा कम होता है। फिर भी ये जो है बड़ा विचित्र मामला है, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो अगले जन्म में भूखों मरोगे, हंगरी में पैदा होगे। ये वैसे डर बहुत अच्छा है। ये जो सबसे आखिर में स्वामी जी आपने कहा, स्वामी जी एक तरफ बहुत से लोगों को खाना नहीं मिलता, दूसरी तरफ खाने की इतनी बर्बादी हो रही है, और तीसरी तरफ क्या खाएं और क्या ना खाएं, इस पर डिबेट तो चलती रहती है। अब स्वामी जी, ब्राउन राइस बनाम व्हाइट राइस का मामला इन दिनों खूब चल रहा है कि कौन सा चावल ज्यादा अच्छा है। अब तर्क ये है कि ब्राउन राइस से डायबिटिक और हार्ट डिजीज के खतरे, मतलब जिन्हें डायबिटीज है या हार्ट डिजीज की समस्या है, वो खतरे कम किए जा सकते हैं। तो स्वामी जी, कौन सा चावल अच्छा है और कौन सा चावल खाना चाहिए, कौन सा अवॉइड करना चाहिए, और कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए, कितनी ये क्वांटिटी तो में एकदम लेना आपने चाहिए स्वामी ठीक जी? पूछा। मोटा चावल, ब्राउन राइस, साठी चावल, एक वाक्य में सब कुछ कह दे रहा हूँ। देसी चावल, देसी गेहूं, देसी खाना पीना, देसी घी, और जो देसी स्वदेशी तरीके हैं भजन के, भोजन के, भाव के, संस्कृति के, प्रकृति के, वही स्वास्थ्य के और जीवन के सुख के आधार हैं। पेट के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है कपालभाति, और बाह्य प्राणायाम जो कर सके ये भी कर ले। कितना अच्छा है ना। तो ये तो कर ही कर ले, और जो थोड़े मोटे मोटे हैं वो ये भी कर लो। चलो ऐसे तो जितने देसी चीज़ें हैं वो अच्छी है, हाँ। और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, उनमें पोषण पूरा होता है। और जितने भी हम सिंथेटिक चीज़ों की तरफ, कृत्रिम चीज़ों की तरफ, संकर चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, आदमी ने जो है छेड़छाड़ बहुत कर दिए प्रकृति के साथ। पोषण कब हो गया? आलू मोटा, शिमला मिर्च इतनी मोटी मोटी, अभी नहीं आलू भी इतने मोटे मोटे, और हाँ स्वामी जी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो लोग खरीदते नहीं है, सब मोटे मोटे। विदेशों में तो और नेचुरल चीजों की तरफ अब देखो, ये एक आंदोलन मुझे शुरू करना पड़ेगा। नेचुरल, विष मुक्त एग्रीकल्चर, कुदरती खेती बहुत ज़रूरत है। चारों तरफ यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, और उससे ये मोटापा, बीपी, शुगर, कैंसर, स्किन डिजीज, इनफर्टिलिटी, सारी जिंदगी अब आज। स्वामी जी, पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या भी फर्टिलाइजर वाले खाने की वजह से हो रही है। ऐसी कई सारी बेल्ट्स हैं, वहाँ पे जिस तरीके का एग्रीकल्चरल तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके के पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और लौकी बड़ी हो जाए, सुंदर दिखने लगे, उस पे लोगों का ज्यादा ध्यान है, बजाय इसके कि वो ऑर्गेनिकली हेल्दी ग्रो हो, इस पे कम ध्यान है। स्वामी जी, हाँ एकदम ठीक कह रहे हैं। इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। माताओं के तो खून को टेस्ट किया, उनके दूध को टेस्ट किया, उसमें भी फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल मिले, प्लास्टिक के कण मिले। अभी पहली बार ये भारत में प्रयास हो रहा है कि ये जो प्लास्टिक की बोतलें हैं ना, उसकी जगह बायोडिग्रेड जो है ना, ये बायोडिग्रेडेबल, निसर्ग से, प्रकृति से बने हुए बायो वेस्ट से बोतल बना रहे हैं। हाँ, ये सब चीज़ें करनी पड़ रही है। तो देखो, एक तरफ तो हमको, चलो उल्टे लेट जाओ, एक तरफ तो हमको इनकी तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये इनफर्टिलिटी, उसके लिए हम शिवलिंगी पुत्र जीवक बताते हैं, उसके लिए संप्रक्षाण कराते हैं, उसके लिए उत्तर बस्ती देते हैं, माताओं बहनों को संतति सुधा, नारी कांति वटी शरफ देते हैं, फल घृत देते हैं, दशमूल का काढ़ा पिलाते हैं, पुरुषों को भी यौवनामृत, यौवन चूर्ण, अश्वगंधा, शता और सफ़ेद मूसली देते हैं। लेकिन फिर भी सब बुझे जा रहे हैं।
और कई बार ऊपर से देखने से हार्डवेयर अच्छा लग रहा है। क्या बोला? हार्डवेयर अच्छा है ऊपर से देखने से, ऊपर से चिकने Software चुपड़े दिख रहे हैं corrupted और भीतर से खोखले हैं। सॉफ्टवेयर करप्ट हो रखा है। तो इसलिए वापस प्रकृति से जुड़ो और अच्छी चीज़ें खाओ पियो, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, और जितना कम छेड़छाड़ करोगे प्रकृति से उतने ही सुखी रहोगे। नहीं तो अंदर से छिन्न भिन्न क्षत विक्षत होकर के पूरी तबाही डिजास्टर के शिकार हो जाओगे। और जी, ये भी रोज कर लिया करो, 10 बार से लेके 100 बार तक मैं करवाता हूँ। और आपका स्वामी एक जी, चरण तो पूरा करा दिया, दूसरा और कर लो। मैं तो खुद 200 300 500 बार तक भी पहुंच जाता हूँ। जो उपाय आपने बताए हैं वो और जो डाइट आप लगातार बता रहे हैं उसका कंजम्पशन करने के साथ साथ इस मौसम में पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है, साथ ही खान पीन का भी, क्योंकि WHO ने एक अलर्ट जारी किया है और इस अलर्ट के मुताबिक हैजा जल्द ही फिर से महामारी का रूप अख्तियार कर सकता है, महामारी की शक्ल ले सकता है, क्योंकि हर साल दोगुनी रफ्तार से ये फैल रहा है। स्वामी जी, ये भी याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह 1 लाख एक वक्त में लाखों लोगों की ये जान ले चुका है हैजा बीमारी। हाँ, देखो हाइजीन का ध्यान इसलिए भी ज़रूरी है। एक तो गर्मी में मक्खियाँ बहुत बढ़ती है और ये ठंड में आती है। बाहर बहुत मतलब गर्मी रहती है, तो जहाँ भी ठंड होती है ना, कमरों में घुस जाती है, घरों में घुस जाती है। और एक मक्खी किसी भी खाने पीने की चीज़ पर बैठती है ना, तो ये सैकड़ों की संख्या में और थोड़ी देर में तो हजारों की संख्या में अंडे दे देती है। क्या दे देती है? हजारों की संख्या में अंडे। जहाँ मक्खी बैठी वहीं अंडे दे देती है और वहीं पोटी कर देती है। और हम लोग मक्खी को हटा करके, मैं तो ये जो स्ट्रीट फूड मिलता है ना, एक बार भी नहीं खाया मैंने जिंदगी में, एक बार भी। जो है कई बार तो मैं देखता हूँ हजारों प्रकार की मक्खियाँ और हजारों मक्खियाँ बैठी हुई जलेबी पर, और वो जलेबी वाला यूँ हटाए जा रहा है और खाने वाले खाए जा रहे हैं। ये तो हिंदुस्तानियों की इम्यूनिटी भगवान धन्य है। मतलब हजारों मक्खियाँ बैठी हुई है जलेबी पर, लड्डू पर। और वो एक वो ना आगरे का पेठा, ये जो पेठा है ना, इसका जूस हम जूस निकाल के पिलाते हैं, वो आगरे के पेठे पे, ओहो, उस पर मिठा हजारों मक्खियाँ, और उसको उड़ाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। ये फिर अपने घरों में जो है मक्खियाँ बहुत घुसती हैं। बच्चे हाथ पैर उसी पे ऐसे ही, बच्चे तो नंगे घूमते रहते हैं, वो फिर अंदर चले जाते हैं, नाखून के अंदर से चली जाती है। अरे आज तो मेरे को भी नाखून काटने पड़ेंगे, याद ही नहीं रहा, कई दिनों से फुर्सत नहीं मिली। ये नाखून काटने चाहिए। तो अपने घरों में फ्लोर क्लीनर के तौर पर गोनाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, फिनाइल का नहीं। अपने घरों में साफ सफाई बहुत अच्छी रखनी चाहिए। देखो पूरा योगग्राम हमने यूरोप से भी ज़्यादा यहाँ पर साफ सफाई रखी हुई है। ऐसे साफ सफाई रखो। इंडिया टीवी में भी स्टूडियो में गया, रजत शर्मा जी रितु जी के घर में गया, बहुत सफाई रखते हैं। हमारे सभी सफाई प्रिय हैं, मीनाक्षी, ज्योत्सना, अमित। हमारे हुसैन भाई तो अभी जो है पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए मोदी और मुसलमान के चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं, लेकिन वो भी जल्दी वापस आएंगे। स्वामी जी, क्योंकि साफ सफाई का जिक्र किया आपने, तो चारों तरफ कोई भी मजहब हो, कोई भी पंथ हो, बिल्कुल शुद्धि तो होनी चाहिए। बिल्कुल शुद्धि होनी चाहिए, और जितना क्लीन हमारा वातावरण आसपास रहेगा उतनी कम बीमारियां हमारे शरीर को लगेंगी। और आंतों की अगर बात की जाए तो कई बार आंतों में सूजन की परेशानी भी इस मौसम में बढ़ जाती है, जिसका एक कारण हाइजीन भी है। वहीं कोलाइटिस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? लाइफस्टाइल में इनसे कहाँ गलती हो रही है? क्या बदलाव करें कि ये जो इन्फेक्शन है और जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो इनकी आंतों को ना डैमेज करें? हाइजीन गड़बड़ाता है ना, एक तो हैजा होता है, दूसरा कोलाइटिस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए तो एक तो मैंने बोला था, छाछ में या दही में ये सब बोल लें। छाछ में, दही में जौ की राबड़ी ले। जिनको कब्ज रहता है, दूध में दलिया बनाओ जौ का। 2 दिन से मैंने वही खाया और मेरा पेट ना अंदर ही चला गया, पातल लो।
स्वामी जी कौन सा पहले बाहर था? जौ का दलिया खाने से इतने पेट- सालों हो गए, point है। आज तक तो पेट कभी निकला नहीं। तो तो जिनको कब्ज है जौ का दलिया खाओ, जौ की राबड़ी दही छाछ में, आज जौ की राबड़ी बताने वाले हो। सब इससे बढ़िया कोई ठंडाई नहीं हो सकती। सत्तू जौ का भी चने का भी लेते हैं थोड़ा सा। हमारा अमित भी जो है आजकल जौ का सत्तू चने का सत्तू, जी, उसमें स्वामी जी। थोड़ा सा ले रहा हूँ सर। ये प्याज और थोड़ी हरी मिर्च और थोड़ा पुदीना डाल करके बड़े मजे लेकर चटकारा चटकारा लेकर के खाता है पीता। तो आज हम आम का पना, बेल का शरबत और घाट की राबड़ी भी बताने वाले हैं। वो तो बहुत ही जबरदस्त है। तो जिनको कोलाइटिस है, घाट की राबड़ी खाएं, दही छाछ लें, उसमें थोड़ा इसबगोल लें, जी। उसमें थोड़ा जीरा डाल करके लें। और जिनको कब्ज है वो थोड़ा सौंफ का पानी पिए, थोड़ा सा दूध के साथ में ये लें, गुलकंद लें। और खाली पेट कोलोग्रीट, ये है ना कोलोग्रीट, और खाने के बाद कुटजारिष्ट और कुटज घनबटी, ये बड़ी जबरदस्त है। स्वामी जी ये- इससे ये संबंधित एक और कुटजारिष्ट विषय जो है, ये कोलाइटिस वो के लिए आईबीएस और- है। आईबीएस अब पर भी थोड़ी आईबीएस सी चर्चा कर कब- लेते हैं स्वामी जी, जी। मेरी बहन। इसमें मरीज अपने खान पान को हाँ, लेकर बहुत ज्यादा परेशान irritable रहता है। bowel syndrome। फाइबर वाला खाना खाना जो सेहत देता है वो पचता नहीं है। ऐसे में मरीज का रूटीन क्या होना चाहिए? आईबीएस को केंद्र में रखते हुए स्वामी जी इनका रूटीन बताएं। क्या खाना चाहिए, कौन से योग करने चाहिए? आईबीएस का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सुबह सुबह दही ले, सुबह सुबह दही में ये जो हमने रख रखा है ना, ये थोड़ा सा हिंगष्टक लवण भास्कर चूर्ण डाल करके, दोपहर को छाछ लें। घी मीठा, चीनी, घी मीठा और दूध आईबीएस के रोगियों का बंद। अब लोग ऐसे बावड़ेपन में खाते रहते। मैंने तो दूध ही पिया था, मैंने तो थोड़ी सी मिठाई खाई थी, मैंने तो 1 चम्मच घी खाया था। जहर है, पॉइजन है। किसके लिए? आईबीएस और कोलाइटिस के लिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और संग्रहणी के लिए। ओहो, इसका सेवन कतई ना करें। फिर अनार, थोड़ा दही के अंदर अनार डाल लो, एकदम पेट घट हो जाता है। जो बार बार खाया और खाना फिर सीधा पैखाना, इससे बच जाएगी। दही के अंदर, और टेस्टी भी बहुत अच्छा लगता है। कोलाइटिस से लेकर के आईबीएस से लेकर के, और कई बार ऐसे फूड पॉइजनिंग, पता नहीं क्या कुछ होता रहता है। आज देखो 25 लाख किलोमीटर से ज़्यादा घूम चुका हूँ, पूरा हिंदुस्तान और जहान घूम चुका हूँ, एक बार भी उल्टी दस्त नहीं हुई, एक बार भी फूड पॉइजनिंग नहीं हुई। ये महिमा है अनार की और दही की। छोटी छोटी चीजें हैं, इसको ध्यान से सुना करो। यूँ सोचते रहते हैं स्वामी रामदेव तो रोजा ही बोलता रहता है, ये पूछते रहते हैं। इनका तो पूछना काम है, मीनाक्षी ज्योत्सना अमित भाई का, और स्वामी रामदेव का बोलना काम है। और हम लोग इस कान से सुने, इससे निकाल दिए, किसी ने डायरेक्ट कनेक्शन कर रखे हैं। थोड़ा भीतर डाइजेस्ट किया करो, इधर और इधर। लेकिन स्वामी जी ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है जो आपकी बताई हुई हर बात को बारीकी से सुनते हैं, नोट करते हैं और फिर उन्हें फॉलो अनुलोम करते विलोम। हैं। क्योंकि पेट की बीमारियों की बात हो रही है तो अल्सर की भी बात कर लेते हैं, जो आजकल बड़ी कॉमन हो गई है। स्वामी जी, योग के बाद प्राणायाम का अभ्यास करवाते हुए इसके उपाय के बारे में भी बताइए। ये जरूर बताता हूँ, ये आपने अच्छा पूछा। ब्लीडिंग, खून की ब्लीडिंग होने लगती है, अरे ऐसे उल्टी में, फिर दस्त में, बहुत खतरनाक। और अंदर से पूरा पेट भर जाता है ब्लीडिंग से, थोड़ा थोड़ा रिस के, बहुत पेशाब से खून, ओहो, लैट्रिन से खून, उल्टी में खून। तो क्या करें? शीशम, पीपल, बेल, दूधी घास और ये दूर्वा घास, ये बड़ी जबरदस्त है। ये दूधी है और ये दूर्वा है, ये घास। ये मुझे सारा इधर अपना साजो सामान लेना ही पड़ेगा। देखो, ये छोटी दूधी हमारी माँ ने बताया था मुझे, और मैंने फिर ये बताया छोटी दूधी और ये बड़ी दूधी। ये किताबों में थोड़ा कम लिखा है। ये छोटी दूधी है, इसको तोड़ते हैं ना तो इसमें से ऐसे दूध जैसा निकलता है। ये देखो, ये सफ़ेद दूध निकल रहा है ना, अब ये पूरा दूध जैसा इसमें निकलता है। ये बड़ी दूधी और ये छोटी दूधी। और फिर एक है ये संजीवनी घास। ये हमारे एक स्वामी जी, स्वामी ओमानंद जी, उन्होंने बताया था ये। ओहो,
शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, छोटी दूधी, बड़ी दूधी, दूधी घास, और ये संजीवनी घास, और ये है चांगेरी। इसको खाते भी है ना, तो इसके खट्टे खट्टे लगते हैं पत्ते। जिनको माताओं बहनों का यूट्रस, पुरुषों का एनस जिनका बाहर निकलता है, जिनको किसी प्रकार की ब्लीडिंग होती है, उसके लिए परम औषधि है। स्वामी जी प्राणायाम और ये का भी अति बला। अभ्यास करवा दें। बला के पत्ते ले लो, कितनी बला हो। हाँ, सब ये टल जरूर जाएगी। कराता हूँ। सारी तो बलाओं ये ले ले। को टालने के लिए स्वामी जी और प्राणायाम। इसके लिए गंगाधर, बिलवादी चूर्ण 50-50 ग्राम, शंख प्रदा, मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम। हाँ, इसको मिला करके 1-1 चम्मच सुबह शाम खा ले। और एक नाग केसर आता है, कहरवा, स्फटिका, मोती। कहरवा, स्फटिका, मोती, नाग केसर। कहरवा, स्फटिका, मोती पिष्ट मिला करके आधा ग्राम सौंफ के पानी से ऐसे ले लेना। एलोवेरा का पानी से, एलोवेरा अंदर के घाव को हील करता है। एलोवेरा में ये सब अब स्वामी जी देखिए प्राणायाम का अभ्यास अमित और ज्योत्सना कर देते हैं, बोलने वाला काम मैं कर लेती हूँ, और जल्दी से आप जो पाचन को बेजोड़ बनाए, इसके लिए क्या खास उपाय आपके पास है? आज आपके पास शास्त्र की टेबल पर क्या है, हम इसे आपसे सीखेंगे। तब तक जल्दी से दर्शकों को बता देती हूँ कि कल के शो में क्या है खास। चैत्र नवरात्र की शुरुआत से पहले कैसे शरीर को बीमारी मुक्त बनाएं, जहरीले टॉक्सिन कैसे बाहर निकालें ताकि हार्ट, लंग्स, किडनी पर आंच ना आए। रामनवमी तक इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाएं। योग साधना से व्रत में हाई एनर्जी पाएं। एक तरफ रोजे चल रहे हैं, इस हफ्ते ईद भी आने वाली है और चैत्र नवरात्र की शुरुआत भी तो परसों से हो रही है। तो इस मौके पर शरीर को हेल्दी बनाइए। सुबह 7:56 से इंडिया टीवी के संग योग जरूर कीजिए। स्वामी जी तो देखो मेरी बहन मीनाक्षी जी, एक तो ये बेल का हमने शरबत भी बना दिया, आम का पन्ना भी बना दिया, ब्राह्मी शरबत भी, ये सब तो है, ठीक है अपनी जगह। और ये सारे जो है नेचुरल ड्रिंक्स, वेजल ड्रिंक्स भी हमने दे दिए। मैं तो कहता हूँ घर में चीज़ों को बनाओ। तो बेल को फोड़ करके, जब इसको फोड़ते हैं ना ऐसे, ये ऐसे, तो ये ऐसे फूट जाती है, ये है। और इसके अंदर से ये बढ़िया सा गुद्दा निकलता है। इसको ऐसे ही खा लेते हैं, और चम्मच से भी खा सकते हैं। इसको ऐसे लिया और ऐसे ही खा लिया। हाँ, दूसरा, बेल को एक गुद्दा निकाला, इसको डाला, पानी डाल दिया थोड़ा, और इसको घुमा। लेकिन बेवकूफ लोग, बावड़े लोग, नादान लोग क्या करते, इसमें भी चीनी ठोक देते। चीनी नहीं ठोकना इसके अंदर। फिर बाकी आम का पना, बेल का शरबत, ये सब रेडीमेड भी है, इसका भी सेवन कर सकते हैं। और कुछ को ज़्यादा ही टेस्टी बनाना हो तो थोड़ा सा गुलाब का डालो, थोड़ा सा आम का पना डालो, और थोड़ा सा बेल का डालो, और उसको पी लो। तो जिनको ज़्यादा ही टेस्टी बनाना है तो ऐसे ये मल्टी टेस्ट वाला भी मामला बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, इसको पी लो। हाँ, ले बेटा, तेरी स्वामी जी आपने बेल की बात कही, मेरे बचपन की नानी के घर की सबसे खूबसूरत यादों में से एक है, हर गर्मी में बेल का शरबत घर का बना हुआ और बेल का कट्टा भर के आता था, और मेरा बहुत पसंदीदा फल भी है ये। इसी के साथ अब आपसे इजाजत लेने का भी वक्त है। हाँ, और ये जौ का दलिया, ये जौ का दलिया, इसको दही छाछ में मिला करके पी लेंगे ना, तो फिर तो और पूरी गर्मी को भी ना ये जो है लगेगी ना गर्मी नहीं लगेगी, कोई समस्या आएगी। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।